सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है हमारा राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर भी चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान। और इसमें जो पहला बिंदु हमने लिया है वो क्या लिया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आज पहले इसके बारे में समझेंगे कि ये जो पद है संवैधानिक पद, इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो पहले संविधान के अनुच्छेद 148 यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है वो किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 148 में। तो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग भी कहते हैं, की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके तहत ये वर्णन है? अनुच्छेद 148 के तहत। की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है। तो एक बात दिमाग में ये बैठ गई कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन सलाह किसकी होगी? मंत्री परिषद की सलाह पर। तो यहाँ पर दोनों चीजें शामिल हो गई, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। तो परीक्षा में तो ये पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सीधा सीधा आंसर हो गया राष्ट्रपति। अनुच्छेद पूछा जाए तो 148। तो एक जानकारी ये आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में हुई। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं इसी का। वह अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक बना रह सकता है। वह अपने पद पर कितने समय तक? 6 वर्ष तक। और दूसरी शर्त भी जुड़ी है कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। अब मान लो कोई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जब बनाया गया तब उसकी उम्र 62 साल थी, ठीक? तो अब ये 6 साल तक कैसे रह लेगा? क्योंकि 65 वर्ष तक ही है तो 3 वर्ष तक रह पाएगा, जबकि यहाँ पर 6 वर्ष दिया है। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई तो उसको पद से त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। ये पक्की बात होगी। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको देता है अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है। एक और शर्त है, यदि वह संविधान का
उल्लंघन करता है तो दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया जा सकता है। अब देखो भाई, एक शर्त ये भी हो गई, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये जानकारी क्लियर। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये, यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे हटाने का भी प्रावधान है। वो क्या है? दोनों सदनों के सदस्यों, दोनों सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो दोनों के जितने सदस्य हैं उनका टोटल 2/3 बहुमत से उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसके आगे भाई समझें, आगे है उसका वेतन। उसका वेतन, अब चूंकि भाई काम कर रहा है तो बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, तो जो वेतन मिलता है उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। यानी इसका जो वेतन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन कितना है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगला वह वेतन का भुगतान संचित निधि से होता है। कहाँ से होता है? संचित निधि से। वेतन का भुगतान संचित निधि से, यानी उसको जो वेतन मिलेगा वो संचित निधि से मिलेगा। अगला पॉइंट वह संघ एवं राज्यों की लेखाओं का परीक्षण करके उसका प्रतिवेदन क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। संघ का तो राष्ट्रपति को, और राज्यों का जो लेखाओं का परीक्षण करेगा तो वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना भाई, यहां तक क्लियर हो गई। अब अगली लाइन, वर्तमान में इसको यहां लिखिए, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अब इस समय कौन है? तो वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। तो पहले कौन थे इसको भी देखते हैं। प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
वो थे जनाब वी नरहरि राव। पहले कौन थे? वी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है? ग्रीशन मुर्मू। ठीक है, दोनों याद हो गए। ये 14वें नंबर के हैं और इनका कार्यकाल रहा था 1948 से 1954 तक। इनका कार्यकाल कब तक रहा? 1948 से 1954 तक। ये तो रही बात वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अब इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं और अगला टॉपिक लेने से पहले दिमाग में डालते हैं कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन है संविधान में वो अनुच्छेद 148 में है। ये बात बिल्कुल ठीक से याद रखनी है, परीक्षा में अक्सर ये पूछा ही जाता है। ठीक है, इसका वेतन भुगतान होता है संचित निधि से। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। और काम क्या होता है? क्या संघ या राज्यों के जो लेखाओं का परीक्षण करता है और परीक्षण के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो राज्यों के लिए तो राज्यपाल को और संघ के लिए राष्ट्रपति को। वर्तमान में कौन है? ग्रीशन मुर्मू। पहले कौन थे? वी नरसिंहहरि राव। अब अगला टॉपिक लेते हैं संचित निधि। संचित निधि, अब संचित निधि के बारे में समझते हैं। इसमें दिया हुआ है सरकार को मिलने वाला सभी राजस्व, सरकार को मिलने वाला सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, दूसरा आयकर, उत्पाद शुल्क, ऋण वसूली से प्राप्त धन आदि जिस निधि में जमा होता है उसे संचित निधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित निधि कहते हैं। अब ठीक से समझे, सरकार को मिलने वाला सभी राजस्व, जो भी रेवेन्यू है वो कहाँ से मिल रहा है? जैसे सीमा शुल्क है, आयकर है, उत्पाद शुल्क है, ऋण वसूली से प्राप्त धन आदि और भी है। तो जिस निधि में ये सब राजस्व जमा हो रहा है उस निधि को कहते हैं संचित निधि। अगला पॉइंट, संसद की स्वीकृति। संसद की स्वीकृति मिलने पर सारे व्यय सरकार इसी निधि से करती है, इसी निधि से करती है। अब इस संचित निधि में जो धन है वो खर्च करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि अपनी मर्जी से कर लेंगे, नहीं। ज़रूरत है किसकी स्वीकृति? संसद की स्वीकृति। कोई पुल का निर्माण होना है या और भी कोई काम होना है तो उसमें जो खर्च होगा वो स्वीकृति किसकी चाहिए? संसद की स्वीकृति चाहिए, तभी सरकार व्यय कर सकती है इस निधि से। अगला पॉइंट समझते हैं, राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष,
दूसरा राज्यसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कौमा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। कितने पद दिए हुए हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि। इन सभी का जो वेतन है वो कहाँ से निकलेगा? वो भाई संचित निधि से ही निकलता है। इनका सारा जो वेतन का भार है वो किस पर है? संचित निधि पर। तो चलिए भाई, यहाँ तक बात हुई संचित निधि की। अब अगला पॉइंट लेते हैं। संचित निधि के बाद अब एक निधि है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। अब आकस्मिक निधि के अनुसार बात करें, देश में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति के नियंत्रण में इस निधि की स्थापना की गई। अभी बात की थी संचित निधि की, अब ये दूसरी निधि है आकस्मिक निधि। ये क्या कहती है? देश में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक स्थितियों, यानी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तब संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति के नियंत्रण में इस निधि की स्थापना की गई थी। तब इससे जो पैसा इसमें संचित होगा वो वहाँ पर खर्च किया जाएगा। अभी एक बात मिसिंग हो रही थी संचित निधि में, उसको अभी जरा याद आ गया तो बता रहा हूँ। संचित निधि में अनुच्छेद 112(3), ये जो क्लॉज है 3, अनुच्छेद 112 के अनुसार जो वेतन है, अभी मैंने बताया था, चाहे राष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उनका सबका वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। तो वो अनुच्छेद 112(3) में ऐसा वर्णन है। ये बात मिसिंग हो रही थी तो याद आ गया, अब आपको बताया। अब आकस्मिक निधि के बाद अगली निधि को और देखते हैं। अब है भाई सांसद निधि। सांसद निधि ये क्या है? सांसदों के क्षेत्र में विकास हेतु, सांसदों के क्षेत्र में विकास हेतु
सांसद निधि में पहले 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए दिए जाते थे। जो भी सांसद है वो अपने क्षेत्र में वही विकास करे तो उसके लिए कितना 2 करोड़ रुपए दिया जाता था कि जो भी विकास में खर्च होगा रुपया उसकी धनराशि टोटल कितनी है 2 करोड़। लेकिन उसे बढ़ाकर 2011 में 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो अब वर्तमान में जो सांसद निधि है उसमें प्रत्येक सांसद को उसके विकास के लिए कितना रुपए मिलता है 5 करोड़ रुपए मिलता है। ठीक है भाई, यह भी बात समझ में आ गई। एक तो संचित निधि, आकस्मिक निधि और सांसद निधि। अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन ये क्या होता है भाई, इसको भी समझो। यदि किसी विधेयक पर लोकसभा तथा राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाए, क्या मतभेद उत्पन्न हो जाए, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पहली शर्त यह है कि उनके बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी विधेयक पर, यह लिखा हुआ है ना, किसी विधेयक पर मतभेद हो जाए। तो प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 85 एवं 108 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करवाता है। यानी कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। तो ये बात परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि भाई संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति बुलाता है। अब उसको ये शक्तियां प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 85 और 108 में। अगला अनुच्छेद 118(4) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखिए, 2 बातें अक्सर परीक्षा में पूछी गई है। पहली, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो भाई राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात बिल्कुल याद रख दी है। और ये अनुच्छेद में वर्णन है 118(4) में। अब आगे एक लाइन और समझते हैं इसकी। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान संशोधन
विधेयक पर लागू नहीं होता। ये बात भी भाई याद रखनी है। किसी भी विधेयक पर मतभेद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुला लो, लेकिन भाई संविधान संशोधन की बात आती है तो ये संयुक्त अधिवेशन इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर नहीं, यानी इस विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता, ये प्रावधान है। तो यहाँ तक चर्चा हुई हमारी क्या, संयुक्त अधिवेशन। तो अब तक हमने नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संचित निधि, आकस्मिक निधि, सांसद निधि और संयुक्त अधिवेशन के बारे में अध्ययन किया संक्षिप्त रूप से, और परीक्षा में जो जो पॉइंट उपयोगी हैं, जो पूछे गए, उन पर भी दृष्टि डाली। अब जरा बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में कुछ प्रश्न, जैसा हमने कल भी लिए थे 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न आज भी ले रहे हैं। प्रतिदिन 10-10 प्रश्न पर जरूर दृष्टि डालेंगे जो करंट के सवाल हैं। तो पहला सवाल लिया है हमने, हाल ही में नववर्ष उत्सव, हाल ही में नववर्ष उत्सव पोइला वैशाख, हाल ही में नववर्ष उत्सव पोइला वैशाख कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भाई बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश, इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न, हाल ही में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में भी एक जगह है मैरोबी, वहाँ पर किया गया। किसका? 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण। तो 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में 12.3% की कमी आई है। ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतने प्रतिशत की कमी आई गरीबी में। ठीक है, इसका मतलब गरीबी कम हुई है। कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है भाई अपनी रिपोर्ट के अनुसार। अब ये 3 सवाल हो गए। अब चौथे नंबर का सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। ठीक। 5वां सवाल, भारत में पहले पोर्टेबल सोलर, भारत में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया गया। गुजरात में किया गया। 6वां सवाल,
भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया, भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATPOL-REX 8वां कहाँ शुरू हुआ? गोवा से शुरू हुआ। तो कितने सवाल हो गए? 6 सवाल की चर्चा हो गई, जिसमें ये इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। भारत में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया। भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम है NATPOL-REX 8, कहाँ से शुरू किया है? गोवा से शुरू किया है। तो 6 सवाल हो गए करंट के। अभी 4 सवाल की और चर्चा करते हैं। ये चूंकि करंट पर भी नजर रखनी है। 7वां सवाल, अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में स्थित है। अल अक्सा। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे भारतीय सेना के अगले प्रमुख। 9वां प्रश्न, सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। इससे पहले कोई महिला नहीं। अब 10वां क्वेश्चन है, 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया। किसको किया है भाई? उसका नाम याद रखना है, अटलांटा। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तरह हमने राजनीति विज्ञान के कुछ बिंदुओं के साथ साथ करंट के भी 10 सवाल, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रतिदिन हम इन 10 सवालों की चर्चा जरूर करेंगे करंट की, ताकि हमारा करंट पर भी पकड़ बनती चली जाए। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।